वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं 2017 में रिलीज हुई फिल्म लास्ट रेसिपी मेमोरी ऑफ जिराफ टंग की स्टोरी। तो आज की कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे शेफ की कहानी जिसके हाथ का खाना खाने के लिए लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। भाई ऐसी क्या खास बात है उसके खाने में, कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत साल 2002 के सुजारान गार्डन से होती है, जहां जॉन किसी के फ्यूनरल पे आया हुआ है दोस्तों। एंड वो कॉल करके अपने साथी सैमुअल को भी यहाँ पर आने के लिए कह देता है, पर वो आना ही नहीं चाह रहा है। और तब जॉन कहता है कि अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, वो हमारे फादर की तरह थे, तुम्हें उनके फ्यूनरल पे कम से कम आना तो चाहिए ही। लेकिन दोस्तों वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां एक बूढ़ा आदमी अपने आखिरी दिन गिन रहा था। उसे एक फेमस रेस्टोरेंट का ऑमलेट राइस खाने का मन हो रहा था, पर क्या करें, दिक्कत तो ये थी कि वो रेस्टोरेंट तो 5 साल पहले बंद हो चुका था। इसलिए उस ओल्ड मैन की वाइफ सैमुअल को बुलाती है, क्योंकि सैमुअल के पास एक स्पेशल पावर है दोस्तों, जिसकी मदद से वो किसी भी डिश को बस टेस्ट करके बिना उसकी रेसिपी जाने उसे रेप्लिकेट कर सकता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकता है। वह तो जल्दी उस हॉस्पिटल के रूम में सैमुअल की एंट्री हो जाती है। वो अपने साथ कुकिंग की सारी चीजें भी एक बॉक्स में भर कर लेकर आया था। एंड वो वहाँ छोटू सा किचन सेट करता है बहुत बढ़िया तरीके से, और फिर शेफ का ड्रेस पहनकर बड़े ही सलीके से कुकिंग शुरू करता है। और दोस्तों अभी तो खाना पूरी तरह से पका भी नहीं था, पर वो ओल्ड मैन इतना खुश हो जाता है क्या कहें, क्योंकि उसको खाने की ठीक वैसी ही स्मेल आ रही थी जैसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट के खाने से आती थी। और जब सैमुअल उन्हें खाना सर्व करता है ना, तो पता है दोस्तों वो इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि खाना बिल्कुल वैसा ही टेस्ट कर रहा था। दरअसल इस ओल्ड मैन ने ये ऑमलेट और राइस पहली बार तब ट्राई किया था जब वो अपनी होने वाली वाइफ से पहली बार मिल रहा था। वहाँ उसको वो डिश और लड़की दोनों बेहद पसंद आए थे, इसीलिए प्रेजेंट में वो अपनी वाइफ के साथ वही डिश खाकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा होता है। और इसी खुशी के बदले वो सैमुअल को 1 मिलियन अपनी वाइफ के हाथ में भिजवाता है। इधर जॉन अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि पता है जब भी सैमुअल कोई यादगार खाना को बनाता है ना, तो उसको 1 मिलियन मिलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही रिच लाइफस्टाइल जीता है, क्योंकि उसके सारे पैसे कर्ज चुकाने में ही चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों सैमुअल का जो रेस्टोरेंट था ना, वो बैंकरप्ट होकर बंद हो गया था। और पता है दोस्तों रेस्टोरेंट बंद होने के पीछे भी एक खास वजह है, और वो क्या है चलिए हम आपको बताते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि सैमुअल को नॉर्मल डिश बनाने में मजा नहीं आता था, उसे तो क्रिएटिव डिशेस बनाने में बहुत ही अलग किक मिलती थी, जिसकी वजह से दुनिया भर के खाने के शौकीन लोग उसके रेस्टोरेंट में आया करते थे। अब भाई इतने लोगों के लिए वो खुद अकेला कुकिंग तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ वर्कर्स रखे हुए थे जिनसे वो बेस्ट निकलवाना चाहता था। जरा सा भी ऊपर नीचे होने पर वो दोबारा वो डिश बनवाता था दोस्तों पता है। और अगर डिश सही नहीं बन पाई ना, तो वो कस्टमर्स को बिना खाना खिलाए भेज देता था। मतलब उसका मानना था कि खिलाना है तो टॉप क्वालिटी का, नहीं तो रहने दो। सैमुअल की इस आदत की वजह से उसके कस्टमर्स और एम्प्लॉय दोनों उससे चिढ़ने लगे थे दोस्तों, और उन्होंने धीरे धीरे सैमुअल के रेस्टोरेंट में आना बंद कर दिया। फिर आखिर में उसके पास सिर्फ जॉन का साथ बचा और 100 मिलियन का कर्ज भी दोस्तों, जिसे चुकाने के लिए उसने फूड ऑन रिक्वेस्ट सर्विस शुरू की। यानी कस्टमर्स को पहले उसे बताना पड़ता है कि उन्हें कब और क्या खाना है। फूड ऑन रिक्वेस्ट की वजह से वो आज अंकल के फ्यूनरल पे भी नहीं जा पाया दोस्तों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सैमुअल की लाइफ की बुरी तरह लगने वाली है। इधर सैमुअल अपने बिस्तर में पड़े पड़े पास्ट में खो जाता है, पुरानी यादों में। जब एक बार उसने अपने अंकल को बताया था कि अंकल मैं शेफ बनना चाहता हूँ, तो दोस्तों उन्होंने उसे खींच कर एक तमाचा लगा दिया और समझाया कि शेफ बनकर गुजारा नहीं किया जा सकता बेटा। लेकिन उस दिन उसने अपने अंकल की बात नहीं सुनी। एंड अब प्रेजेंट में उसे कॉल आता है जिसमें उसे लास्ट डिश बनाने को कहा जाता है दोस्तों, पर इसके लिए उसे जापान से चाइना के बीजिंग शहर जाना होगा। पर ज्यादा दिक्कत की बात भी नहीं थी, अरे क्योंकि सैमुअल के आने जाने और रहने का खर्च उसका क्लाइंट उठाने वाला है। प्लस 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 दोस्तों वो 3 मिलियन डॉलर का रिवॉर्ड अलग से देगा इसको। तो सैमुअल फटाक से रेडी होकर झटाक से बीजिंग पहुंच जाता है, जहां उसे अपना क्लाइंट एक बूढ़ा सा दिखने वाला यो मिलता है, जो कि खुद एक लेजेंडरी शेफ रह चुका है दोस्तों। चाइना में तो हर कोई उनको जानता है, पर यो चुपचाप अपना खाना बनवाकर खाने के बजाय उसकी दुखती रग पे हाथ रख देता है। कहता है कि बेटा तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद क्यों हो गया ये बताओ मुझे, क्या तुम उसको दोबारा शुरू नहीं करना चाहोगे। पर दोस्तों सैमुअल तो हार मान चुका था अपनी लाइफ में। एंड तब यो उसे मंचू हैन इंपीरियल फेस्ट के बारे में बताता है, जिसे किंग डायनेस्टी में बनाया गया था दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जापानी आर्मी के कहने पे उस दावत की डिश बुक बनाई गई थी, और उन रेसिपीज को किसी और ने नहीं बल्कि खुद यो ने जापानीज शेफ निक के साथ मिलकर बनाया था। मगर प्रॉब्लम यह है कि वो रेसिपी भूल गया है दोस्तों, और रेसिपी बुक भी कहीं खो गई है। अब यो चाहता है कि सैमुअल किसी भी तरह पहले उस रेसिपी बुक को ढूंढ कर लाए और फिर वो डिश बनाकर उसके लास्ट रेसिपी की विश को पूरी कर दे। दोस्तों वो इस काम के लिए सैमुअल को अलग से एक ट्रे में 50 मिलियन देता है, 50 मिलियन। और फिर वो उसे सबसे पहले डेजेंट डिवीजन के इंपीरियल हाउस होल्ड एजेंसी विजिट करने को कहता है, क्योंकि वहीं से निक ने अपनी कुकिंग जर्नी की शुरुआत की थी। अरे निक पता है ना कौन, जिसके साथ यो ने वो बुक रेसिपी बनाई थी।
मगर सैमुअल यहाँ सबसे पहले अपने दोस्त जॉन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि ये हो रहा है मेरे साथ। इस दौरान जॉन अपनी शॉप पे कुकिंग कर रहा था और सैमुअल उसकी कुकिंग में दोस्तों कमियां निकाल रहा होता है। तब जॉन कहता है कि भाई इस खाने के लिए मेरे कस्टमर्स दीवाने हैं मेरे, और तुम ये बताओ कि तुम फ्यूनरल में क्यों नहीं आए थे। तब वो बताता है कि जब मैं 15 साल का था तभी उनके ऑर्फनेज को छोड़कर भाग गया था और उसके बाद कभी उनसे मिलने नहीं गया, एंड अब मैं उस जगह दोबारा कभी नहीं जाना चाहता भाई। अब दोस्तों सैमुअल जब इंपीरियल हाउस होल्ड एजेंसी विजिट करता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि जिस दिन निक ने ज्वाइन किया था उसी दिन कैन नाम के भी शेफ ने ज्वाइन किया था। उसका एड्रेस भी मेंशन होता है वहाँ पर, इसलिए सैमुअल कैन के रेस्टोरेंट में जाता है। पर वहाँ उसे कैन की वाइफ से ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। मगर वहाँ से सैमुअल को दोस्तों कमाता नाम के एक आदमी के बारे में भी कुछ पता चलता है जो कि एक वक्त पे निक का हेल्पर हुआ करता था। अब ये जाने के बाद सैमुअल कमाता के घर जाकर उन्हें सारी बात बताने के बाद निक की रेसिपी मांगता है, पर जवाब में उसे ये सुनने को मिलता है कि नहीं मेरे पास उनकी रेसिपी नहीं है, हाँ पर मैं तुम्हें उनसे रिलेटेड कुछ चीजें बता सकता हूँ। फिर दोस्तों वो अपनी यादों में खो जाता है और सीन जाता है 1933 में, जब निक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और हेल्पर कमाता के साथ मंचूरिया नाम के एक नए शहर में जा रहा था। दरअसल निक को आर्मी हेडक्वार्टर में बुलाया गया था। वहाँ चीफ उसे बताते हैं कि तुमने चाइना की इंपीरियल फेस्ट और फ्रांस के लुइस डिशेस के बारे में तो खूब सुना होगा, दुनिया भर में उनका नाम है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जापानी खाना भी दुनिया भर में फेमस हो, जिसके लिए हमें बेहतरीन शेफ की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, हमने तुम्हारा खूब नाम सुना है कि तुमने खाना बनाना पेरिस में सीखा है, जिससे तुम्हें जापानीज और वेस्टर्न दोनों तरह के डिशेस की जानकारी है। सही बात है ना? तो सुनो, इसकी मदद से हम ग्रेट जापान इंपीरियल फेस्ट नाम की सालाना दावत शुरू करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे किंग मंचूरिया विजिट करने वाले हैं। दोस्तों अब निक को ये लगता है सुनहरा मौका, जहां वो बिना बजट के फिक्र किए हुए नए खाना बनाना सीखता है। यहाँ तक कि चीफ उसकी मदद के लिए 4 वर्कर्स भी प्रोवाइड करता है ताकि ये मिशन बिल्कुल टॉप सीक्रेट रहे। साथ ही दोस्तों चीफ एक बार फिर से निक को याद दिलाता है कि सुनो, हमें दुनिया भर में अपनी जापानी दावत को मशहूर करना है, याद रहे। और हाँ, चाइनीज ग्रेट इंपीरियल फेस्ट में 108 डिशेस होंगी, इसीलिए कोशिश करो कि उससे ज्यादा न्यू डिशेस, वो भी लाजवाब डिशेस तैयार हो। फिर वो उसे अपने मंचूरिया हेड शेफ यो से मिलवाता है। दोस्तों यही यो है जो उम्र में अभी निक से काफी छोटा है, पर उसे भी अच्छी खासी कुकिंग आती है। तो वो निक और उसकी वाइफ के लिए किंगफिशर विंटर मिलियन बॉइल्ड इन रॉयल क्रिस्टल नाम की एक फैंसी डिश बनाकर सर्व करता है। दोस्तों कितना बड़ा नाम है भाई। एंड उसे स्मेल करके निक के चेहरे पे हल्की सी बढ़िया वाली मुस्कान आ जाती है और एक चम्मच खाने के बाद वो हल्की सी मुस्कान को और लंबी कर देता है एंड उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है दोस्तों, यानी कि उसे सुकून मिल रहा है। एंड दोस्तों अब वो यहाँ का सीक्रेट मसाला चेक करना चाहता है, पर यो उसे झट से उठाकर अपने छोले में डाल देता है और फिर पूछता है क्या मैं आपके असिस्टेंट बनने लायक हूँ या नहीं। तो निक उसे हाँ कर देता है। दोस्तों इसके बाद वो सबसे पहले यो की बनाई हुई फैंसी डिश को रिक्रिएट करता है, पर उसे वो टेस्ट नहीं आता। तब वो कुछ हर्ब्स को मिलाकर यो का सीक्रेट मसाला तैयार कर लेता है, जिसको देखकर दोस्तों यो को बड़ी हैरानी होती है कि मैंने तो इन्हें अपने सीक्रेट मसाले की रेसिपी बताई ही नहीं, फिर भी इन्होंने इसको बना लिया, गजब है। एंड दोस्तों यहाँ पर यो को ये बात कोई चमत्कार से कम नहीं लगती। वो पूछता है कि ये चमत्कार कैसे किया आपने। निक बताता है कि मैं जो भी चीज एक बार खा लेता हूँ ना, फिर उसे आसानी से रिक्रिएट कर सकता हूँ। एंड दोस्तों इसके बाद तो ये लोग लाजवाब नए तरह के डिश बनाने की कोशिश में लग जाते हैं और निक की वाइफ अपने कैमरे से उसकी फोटोज क्लिक करती रहती है। निक ने जो फर्स्ट डिश इन्वेंट की थी उसे ही दोस्तों कमाता प्रेसिडेंट में बनाकर सैमुअल को खिलाता है, जिसे खाकर सैमुअल बिल्कुल हैरान। एंड वो इस खाने की बारीकी को समझ कर खाता है। फिर वो उससे पूछ ही लेता है कि सेकंड डिश क्या बनाई थी उन्होंने। तब कमाता बताता है कि मिल्की वे केवियर और व्हाइट नूडल्स उनकी बनाई हुई सेकंड डिश थी। इसके बाद तो उन्होंने वेज और नॉन वेज कई तरह के फूड्स बनाए और फिर उन फूड्स को चीफ को भी टेस्ट करवाया, पर खाते वक्त चीफ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि उनको खाना अच्छा भी लग रहा है या फिर नहीं। पर सारा खाना टेस्ट करने के बाद वो कहते हैं कि निक तूने तो ग्रेट कर दिया। पर दोस्तों जब वही सारे डिशेस वो अपने हेल्पर कमाता और हेड शेफ क्यो को रिक्रिएट करने को देता है तो वो ठीक से उसे कॉपी नहीं कर पा रहे थे। हल्की सी भी मिस्टेक होने पर निक वो खाना फेंक कर उन्हें फिर से बनाने को कहता। और दोस्तों ये सुनकर प्रेजेंट में सैमुअल को भी हैरानी होती है, क्योंकि यही आदत उसकी भी है। और अब पास्ट में एक दिन जो यो है ना, वो कमाता और निक की वाइफ को बताता है कि सुनो, निक के पास क्लिन टंग है। पता है दोस्तों चाइनीज माइथोलॉजी में क्लिन एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल बीस्ट को कहा जाता था। जिसकी भी क्लिन टंग होती थी ना, वो किसी भी खाने को एक बार टेस्ट कर ले तो रिप्रोड्यूस कर सकता था उसको, और वो अपने खाने से किसी के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकता है। जब मैं छोटा था तो मेरे अंकल चाहते थे कि मैं भी एक क्लिन टंग शेफ बनूं, पर अफसोस की बात मैं बन नहीं पाया। पर हाँ, मैं खुशनसीब तो हूँ कि मैं ऐसे क्लिन टंग वाले शेफ से न सिर्फ मिला बल्कि उनके अंडर कुकिंग भी सीख रहा हूँ। दोस्तों पता है ना किसकी बात कर रहा है, वो निक की बात कर रहा है।
यहाँ निक की वाइफ कमाता और यो की परेशानी को समझ जाती है, इसीलिए वो अपनी फोटोज की मदद से उनके लिए रेसिपी की रिकॉर्ड भी करती है ताकि अगली बार खाना रिक्रिएट करते वक्त उनको आसानी हो जाए। और सच में दोस्तों उसकी यह तरकीब काम भी आ जाती है, इसलिए वो देर रात तक जाग जाग कर अपने हस्बैंड की बनाई हुई डिशेस को फोटोज और लिखावट के जरिए सहेजना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ अब निक इससे थोड़ा परेशान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेगनेंसी की हालत में उसके लिए काम कर रही थी। अब जैसे जैसे ये नई नई डिश बनाते जाते हैं, उस डिश का नाम और उसकी स्पेशलिटी को एक पेपर पर लिखकर वॉल पे चिपका देते हैं, जो आगे चलकर इनके मेन्यू कार्ड की तरह काम करेगा दोस्तों। और धीरे धीरे लगभग पूरा दीवार डिशेस के नाम से भर जाता है। और जब भी निक को लगता है कि कोई डिश इस लिस्ट में शामिल होने के लायक अब नहीं है, तो वो उनको हटा कर ना दोबारा से नई डिश ट्राई करने की कोशिश में जुट जाता है। जल्द ही निक की वाइफ एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, मगर दोस्तों इस दौरान वो खुद की जान गंवा देती है, जिससे निक काफी डिप्रेस हो जाता है। एंड अपने गम को भी दोस्तों वो कुकिंग करके भुलाना चाहता है, पर लोग उसको काफी ताने मारते हैं कि अभी अभी तुम्हारी वाइफ की मौत हुई है और तुम खाना बना रहे हो, सीरियसली तुम्हारे दिल में दिल है या पत्थर है? तब निक बताता है कि मैं जो डिश बना रहा हूँ उसे सबसे बेहतर तरीके से मेरी वाइफ ही बनाती थी और मैं ये डिश बनाकर उसे ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। वो जल्दी उस डिश को तैयार करता है और अपने साथियों को खिलाता है। साथ ही वो अपनी वाइफ की इंपॉर्टेंस के बारे में भी उन्हें बताता है, जिससे ये लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। निक सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसकी मौत के बाद वो किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि अकेले ही अपनी बेटी को पालता पोसता है। इसके बाद यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सैमुअल कहता है कि हाँ मैं समझ गया, निक एक महान शेफ था, पर अभी मुझे उसकी लाइफ स्टोरी सुनने से ज्यादा उसकी रेसिपी बुक की ज्यादा जरूरत है। वो कहाँ मिलेगी? तब कमाता उसे रशिया जाकर जोसेफ से मिलने को कहता है। वहाँ जाने के बाद सैमुअल को पता चलता है कि जोसेफ तो परलोक सुधार चुका है, पर हाँ उसका बेटा टॉम एक रेस्टोरेंट चलाता है। अब उससे निक के बारे में पूछने पर टॉम बताता है कि जब मैं काफी छोटा था तो निक अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आया था। एक्चुअली वो मेरे डैड ने एक दावत में कुकिंग करने के लिए खास तौर पे निक को जापान से रशिया बुलाया था। सैमुअल कहता है कि एक बात बताओ, वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें उनकी रेसिपी बुक के बारे में कुछ पता है? इस पर टॉम कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो वो नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि जापानीज फेस्ट में निक ने 10 से 20 नहीं बल्कि 120 तरह के डिशेस बनाकर रिकॉर्ड सेट कर दिया था। इससे वो काफी फेमस हो गया और उसे तो कई तरह की कुकिंग से रिलेटेड अवार्ड भी मिले हैं। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ सालों के बाद निक हमारे पास वापस आया। वो अपनी रेसिपी बुक मेरे डैड को देना चाहता था, क्योंकि मंचूरिया में कुछ तो दिक्कत चल रही थी, पर पता नहीं क्या थी, जिसकी वजह से वहाँ युद्ध जैसा कोई माहौल बन गया था। और दोस्तों तब निक को डर था कि कहीं उसकी रेसिपी लीक न हो जाए, जिससे दूसरे देश उन डिशेस को अपना ना कहने लग जाएं। मंचूरिया में तो कई देश के लोग रहा करते थे। आर्मी हेडक्वार्टर में ही एक चाइनीज शेफ भी था। उसने तो निक की कुछ रेसिपी चाइना को दे भी दी थी। इसलिए जब इस बात का पता चलता है तो निक उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है और उसे काम से भी निकाल देता है। अब टॉम यहाँ से आगे बताता है, कुछ वक्त के बाद निक वापस आया और उसने मेरे डैड से वो रेसिपी बुक उसी चाइनीज शेफ को देने को कहा। अब ये सुनकर सैमुअल का दिमाग खराब हो जाता है कि निक तो अपनी रेसिपी चाइनीज के हाथ नहीं लगने देना चाहता था, इसीलिए तो उसने उस चाइनीज शेफ को मार पीट कर काम से निकाल दिया था। तो फिर उसने बाद में अपनी पूरी रेसिपी बुक उसी चाइनीज शेफ को देने को क्यों कहा, ये समझ नहीं आ रहा। और दोस्तों आगे हमें पता चलता है कि वो चाइनीज शेफ कोई और नहीं बल्कि यो ही था। इसीलिए अब सैमुअल यो के पास जाकर उससे कन्फ्रंट करता है। तब यो कहता है कि निक तो मेरे मेंटोर थे, मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया। उस रेसिपी बुक में एक लेटर भी था जिसे निक ने जानबूझकर रखा था। सैमुअल उस लेटर को पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि निक के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। आर्मी चीफ ने उसे सिर्फ खाना बनाकर जापान का नाम रोशन करने के लिए हायर नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे उसका एक हिडन एजेंडा भी था। वो निक की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके चाइनीज लीडर्स को दावत पे बुलाना चाहता था और फिर उन्हें जहरीला खाना खिलाकर मारना भी चाहता था, जिससे जापान और भी आसानी से चाइना को अपने कब्जे में कर सकता था। पर जब इस सच्चाई के बारे में निक को पता चला तो वो इस गलत काम में चीफ का साथ नहीं देना चाहता था। और तब चीफ उसे समझाता है कि डरो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती साबित नहीं होगी, बल्कि हम उस चाइनीज शेफ यो को ये कहकर फंसा देंगे कि उसके अपने देश के लीडर से कुछ बैर था, इसीलिए उसने इस काम को अंजाम दिया, मतलब उसने जहर मिला दिया। पूरी तरह से यो फंसेगा इसमें। निक तो दोस्तों ये भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो यो को काफी पसंद करता था। इसलिए वो पता है दोस्तों क्या करता है, वो ना रेसिपी चोरी होने के इल्जाम में यो को गिल्टी ठहराकर काम से बेइज्जत करके निकाल देता है, ताकि वो आगे जाकर कभी फंसे ना। और फिर रात भर जाकर अपने रेसिपी बुक की एक डुप्लीकेट बुक बनाता है और फिर वो ये बुक जाकर रशिया के जोसेफ को दे देता है। फिर वो वापस आकर अपनी रियल रेसिपी बुक को चीफ और बड़े अधिकारियों के सामने जलाकर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे घिनौने काम में कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और इससे चीफ को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कैद करवा देते हैं और फिर उसी रात उसके सर पे गोली मार के उसकी जान भी ले लेते हैं। और ये सब कुछ कमाता के सामने हुआ था।
पर अपनी जान के डर से वो चीफ के सामने कुछ बोल नहीं पाया। तब निक के साथ काम करने वाला एक शेफ अपने बेटे रॉनी और निक की बेटी प्रिंसी दोनों को साथ लेकर वहाँ से भाग गया। फिर काफी सालों के बाद जब माहौल शांत हुआ तो यो ने रॉनी और प्रिंसी की खोज की और तब उसे पता चला कि रॉनी के डैड की मौत हो चुकी है। वहीं प्रिंसी सिंगल मदर है और उसके पास एक बेटा भी है। यो अब प्रिंसी के डैड की अमानत उसे लौटा देता है, जिसकी मदद से वो और रॉनी मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जो काफी अच्छा खासा चलता भी है। मगर एक बार उनके रेस्टोरेंट में भयंकर आग लग जाती है और प्रिंसी को याद आता है कि उसके डैड की रेसिपी बुक तो रेस्टोरेंट के अंदर ही रह गई, इसलिए वो उसको लेने के लिए आग की परवाह किए बगैर अंदर घुस जाती है। पर दोस्तों आग बहुत ज्यादा थी। वो जान गई थी कि मैं अपनी जान तो बचा नहीं सकती, पर हाँ मैं अपने डैड की इतने सालों की मेहनत को जरूर बचा सकती हूँ। इसलिए वो खुद को बचाने के बजाय रेसिपी बुक को बाहर फेंक देती है। जिसके बाद रोनी क्या ही करता ना, वो एक ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय खोलता है जिसमें वो प्रिंसी के बेटे को अपने बेटे की तरह पालता है। ये सारी कहानी सुनकर सैमुअल समझ जाता है कि प्रिंसी उसकी मॉम है दोस्तों, और वो लेजेंडरी शेफ निक का नाती है, इसलिए उसमें भी कुकिंग को लेकर इतना पैशन है। पर वो तो रॉनी अंकल के पास से भाग गया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सैमुअल भी शेफ बने, क्योंकि खाने की वजह से ही भले उसके परिवार को दौलत शोहरत मिली थी मगर उनकी जान भी उसी खाने की वजह से गई थी। मगर जब रॉनी अंकल ने उसे शेफ बनने से रोका तो सैमुअल वहाँ हमेशा छोड़कर भाग गया। फिर जब रॉनी की मौत हुई तब जाकर जॉन के जरिए उन्हें सैमुअल के बारे में पता चला, जिसके बाद यो ने सैमुअल के पूर्वजों की रियल स्टोरी से उसे रूबरू करवाने के लिए लास्ट रेसिपी के नाम से ये मिशन सौंपा था। और अब सारी सच्चाई जानने के बाद सैमुअल जॉन के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब होता है दोस्तों एक ट्विस्ट यहाँ पर, और हमें पता चलता है कि जॉन को तो पहले से सारी बात पता थी। दरअसल उसे अंकल रॉनी ने सारी बात बता दी थी। वो निक की रेसिपी बुक को सैमुअल के हवाले करना चाहते थे, पर सैमुअल तो उनसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंकल रॉनी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कुकिंग करके तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। और आज तो उनकी कही बात सच हो चुकी थी। वो अपने कुकिंग के पैशन की वजह से ही इतने कर्ज में डूबा हुआ था। सीन यहाँ से सीधे 3 महीने के बाद शिफ्ट होता है। सैमुअल उस ऑर्फनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए कुकिंग वगैरह करके उनका ख्याल रखता है। साथ ही साथ वो अपने नाना की रेसिपीज को बिल्कुल उन्हीं के तरह बनाने की कोशिश करता है। एंड इसी के साथ दोस्तों टेस्टी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो। कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।